हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसका नाम आता है सुनामी। और सुनामी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पूरा गहनता के साथ डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा अर्थक्वेक यानी भूकंप का वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देखें। उसके बाद से आप सुनामी वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि सुनामी का संबंध कहीं ना कहीं किससे है? अर्थक्वेक से है, यानी भूकंप से है। इसलिए मैं आप लोगों को यह सजेशन दे रहा हूं कि आप लोग एक बार भूकंप के बारे में जरूर जानकारी लें, फिर जो है कि आप सुनामी को देखें ताकि आपका एक एक चीज क्लियर हो जाए। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपका एक भी प्रश्न इससे संबंधित, सुनामी से संबंधित छूट के बाहर न जाए। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा सुनामी है वो क्या है। तो देखिए, सुनामी शब्द की उत्पत्ति की अगर मैं बात करूंगा तो ये जापानी भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? जापानी भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति होगी। और इसको इंग्लिश में लिखा जाता है टी और सुनामी लिखा जाता है, यानी हिंदी में लिखा जाता है इस तरीके से। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। अब मैं बात करूं कि सुनामी की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है महासागरों के तली में। क्या है? महासागरों के तली में आने वाले भूकंप से है। किससे है? आने वाले भूकंप से है। अब मैं बात करूं कि जो महासागरों में आने वाला सुनामी है वो महासागरों के तट पे, महासागरों पे अगर मैं बीच में बात करूं, सेंटर में, तो यहाँ पे जो आता है वो 1 मीटर करीब करीब हाइट का भूकंप, यानी कि इनकी जो लहरें होती हैं इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। क्या होती है? ये इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और ये ज्यादा ऊपर तक नहीं उठ पाते हैं। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि इनके तटों पे, किस पे? इनके तटों पे बात करूं तो जैसे जैसे ये सुनामी की लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं, क्या होती हैं? तटों की ओर बढ़ती हैं, तो तटों के पास में जो है कि इनकी ऊंचाई करीब करीब 10 मीटर तक देखने को मिलती है। क्या होती है? ये लहरों की ऊंचाई है जो 10 मीटर तक करीब करीब देखने को मिलती है। अब एक चीज समझिए कि जैसे हमने कहा कि ये मान लीजिए कि ये हमारा तट है। क्या है? ये हमारा तट है, समुद्रीय तट है, महासागरीय तट है, और इस तट पे यहाँ पानी है। क्या है? यहाँ पे पानी है। जब भी सुनामी आएगा, क्या आएगा? जब भी सुनामी आएगा तो ये जो पानी है कि ये अंदर की ओर खींच लेगा, और जब ये अंदर की ओर खींच लेगा तो ये लहरें जो है कि इसको ऊपर की ओर खींच लेती हैं, और ऊपर की ओर खींच लेती हैं, जिसके कारण तटों पे क्या होता है कि करीब करीब सर्वाधिक ऊंचाई की अगर सुनामी आती है तो तटों पे ही आती है। जबकि महासागरों की अगर सेंटर की मैं बात करूं तो इनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती है, यही होती है, ठीक करीब करीब 1 मीटर तक इनकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और इस सुनामी की अगर मैं बात करूं तो इनकी रफ्तार कितनी होती है? ये 650 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 650 किलोमीटर। और इनकी तरंग दैर्घ्य होती है 150 किलोमीटर पर आवर। तो चीजें बताइए आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ठीक। अब देखिए, जब ये तटों पे आती है तो इनकी आवृत्ति और आयाम क्या होती है? बढ़ जाती है। जब ये तटों पे आएंगी तो इनकी आवृत्ति और आयाम बढ़ जाती है। और इन तटों के किनारे जो महाद्वीप बसे हुए हैं, जहां पे देश बसे हुए हैं, उनको सर्वाधिक क्षति पहुंचती है। अब देखिए कि सुनामी की उत्पत्ति होती कैसे है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये हमने कहा कि ये समुद्र तल है। क्या है? ये समुद्र तल है। और इस समुद्र तल की अगर मैं बात करूं तो भूकंप की उत्पत्ति कहां होती है? समुद्र तल में होती है। जब समुद्र तल में होती है तो जिस स्थान पे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। और सबसे पहले जहां पे तरंगे इनकी पहुंचती हैं उसे बोलते हैं ईपी सेंटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। और इस ईपी सेंटर को जो है कि भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र बोलते हैं। जैसे समझने की कोशिश करिए, ये है हमारा, ठीक। मैंने कहा कि ये भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हुई। क्या हुई? भूकंप की उत्पत्ति यहाँ हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। भूकंप मूल, जिसको फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फोकस। और ये 90 डिग्री के अंश पे जहां पे पहुंचेगी, ठीक, सपोज मान लीजिए यहाँ पहुंची है, तो इस पॉइंट को अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को ईपी सेंटर बोलते हैं, जहां सबसे पहले यहां से उत्पन्न हुई और यहां पहुंच गई। ठीक, यहां जब पहुंच गए तो इसे ईपी सेंटर बोलेंगे। ठीक, यानी अधिक केंद्र या भूकंप
केंद्र बोलते हैं। अब देखिए जब ये तरंगे जो हैं कि उठती हैं और उठते हुए जब उठेंगी ये तरंगे, तो ये तरंगे जो है कि इस पानी को झकझोरते हुए मतलब इनमें जो है कि लहरों में बदलाव करते हुए ये ऊपर को इसके तल पे पहुंच जाएंगे। जब इसके तल पे पहुंच जाएंगे तो इनमें क्या होगा कि इनका जो पानी में बदलाव आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इनकी लहरें बनने लगेंगी। इस तरीके से इनकी लहरें बनने लगी और ये लहरें जो है कि महासागरों में जो है कि जो अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सेंटर पे क्या होता है कि बहुत कम होता है, 1 मीटर का होता है, जबकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये तटों की ओर जैसे ऐसे ऐसे करते हुए ये तटों की ओर पहुंच जाती हैं। जब ये तटों पे पहुंचती हैं तो तटों पे इनकी लहरें जो है कि सर्वाधिक हो जाती हैं। जहां पे सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 मीटर तक देखने को मिलता है। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो एक लाइक ठोक दो भाई। जब चीजें अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर करो आप लोग। आगे बढ़े और अगला पॉइंट इसी से संबंधित बात करते हैं। तो अब मैं बात करूं कि जो हिंद महासागर में आया था भूकंप जिसके कारण सुनामी आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, आप लोग भी इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो 26 दिसंबर की अगर मैं बात करूं, 26 दिसंबर 2004, किसकी मैं बात करूं, 26 दिसंबर 2004 की क्या हुआ था कि हिंद महासागर की अगर मैं बात करूं, हिंद महासागर में 8.9 तीव्रता का क्या हुआ था, भूकंप आया था। यानी कि हिंद महासागर के तली में जो है 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण क्या हुआ कि हिंद महासागर के समुद्रों में क्या हुआ, लहरें उत्पन्न हुई और ये लहरें तटों की ओर बढ़ना चालू कर दी धीरे धीरे। और आप लोग जानते हैं कि इनकी जो है कि स्पीड कितनी होती है, 650 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ये जैसे जैसे तटों की तरफ बढ़ना चालू की तो तटों के आसपास रहने वाले जो देश थे उनको जो है कि सर्वाधिक इससे नुकसान हुआ। यानी अगर मैं बात करूं उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूर्ण रूप से चरमरा गई और उन देशों को जो है कि बहाकर लेकर चली गई। यानी कि लोगों को, आदमियों को बहाकर लेकर जो है कि जानवरों को बहाकर लेकर चली जाती है। इसमें काफी जान माल की हानि होती है। ठीक, यानी कि किसी भी देश में, देश के आस पास या देश में आ जाइए तो इसके वजह से बहुत भारी नुकसान होता है उस देश को और उस देश की आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से चरमरा जाती है। तो हिंद महासागर में 8.9 तीव्रता का भूकंप आया और ये भूकंप जो है कि उठना चालू हुई हिंद महासागर में और तटों की ओर बढ़ना चालू हुई। इससे जो प्रभावित देश थे वो मुख्य रूप से 4 देश थे। वो मुख्य रूप से क्या थे, 4 देश थे। अब कौन कौन से देश थे उसको देखिए आप लोग। इससे प्रभावित मुख्य रूप से 4 देश थे। पहला आता है आपका इसमें श्रीलंका, क्या आता है, श्रीलंका। दूसरा की मैं बात करूं तो आता है भारत और तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा आता है आपका जो है कि इंडोनेशिया और चौथा की मैं बात करूं तो चौथा आता है मलेशिया आता है। देखिए ये चारों देश जो है हिंद महासागर के आसपास तटों पे बसे हुए हैं और ये हिंद महासागर में चारों तरफ फैल गया था। चारों तरफ फैलने के कारण ये जो देश हैं श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया, इनको काफी नुकसान हुआ था। अगर इसमें बात करूं कि इसमें सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ था तो हुआ था आपका श्रीलंका को और श्रीलंका को काफी आर्थिक क्षति पहुंची थी। तो ये ऐसा चीज है, ये ऐसा मतलब कहर है कि जो पूरा खत्म कर देता है चीजों को। पूरा मैं बात करूं आर्थिक स्थिति, मानवता को, पूरे चीजों को खत्म कर देता है। ये उस तरीके की आपदा है। अब मैं बात करूं कि 2011 की 11 मार्च 2011 को अगर मैं बात करूं तो जो है कि जापान में भी जो है कि भूकंप आया। उसके बारे में जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ये कैसे उत्पन्न हुआ था, हिंद महासागर में ये उत्पन्न कैसे हुआ था। आइए उसको मैं समझा देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए चीजों को। देखिए ये जो सुमात्रा द्वीप के पास में ये उत्पन्न हुआ था। कहां पे उत्पन्न हुआ था, सुमात्रा द्वीप के पास में जो है कि इसका केंद्र था। सुमात्रा द्वीप के पास में इसका केंद्र था और
मैं बात करूं कि ये आपका जो है कि इंडिया की अगर मैं बात करूं, ये इंडिया, और इधर मैं बात करूं, ये बता रहा हूं, एक मिनट, ये इंडिया है और इधर क्या है, सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा। ये द्वीप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। और इधर जो है एशिया में जो आपका आता है इंडियन प्लेट, और इधर जो है कि बर्मा प्लेट एक आता है, जो छोटी प्लेट होती है बर्मा प्लेट। ये बर्मा प्लेट क्या हुआ कि वो आपस में जो है कि दोनों टकरा गए। टकराने की वजह से क्या हुआ कि इस सुमात्रा द्वीप के पास में ये प्लेटें पाई जाती हैं, और ये प्लेटें जब टकराई थी तो ये सुमात्रा द्वीप के पास में टकराई थी, और यहाँ पे टकराने की वजह से क्या हुआ कि यहीं से जो है कि इसकी उत्पत्ति हुई, और ये 8.9 तीव्रता का जो है कि भूकंप का रूप लिया, जो है कि आपका 26 दिसंबर 2004 को एक भयंकर सुनामी के रूप में उत्पन्न हुआ। ठीक, तो इस तरीके से जो है कि इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से क्या हुआ, अभिसरण से टकराने से क्या हुआ कि इसकी उत्पत्ति हुई। अब मैंने बात किया था कि 11 मार्च की, क्या बात किया था, 11 मार्च 2011 को जापान में क्या हुआ कि भूकंप आया। क्या हुआ, जापान में भूकंप आया, और जापान में जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो उसकी तीव्रता थी आपकी 9 उसकी जो तीव्रता थी वो थी आपकी 9.2 तीव्रता का जो है कि भूकंप आया था। और इस भूकंप के कारण क्या हुआ कि जापान, देखिए अगर मैं बात करूं तो जापान जो प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट है, क्या है, प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट पे पूर्ण रूप से बसा हुआ है जापान। क्या हुआ है, इस पश्चिमी तट पे जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि बसा हुआ है। और प्रशांत महासागर में जो है कि क्या हुआ कि इतनी तीव्रता का भूकंप आया, और ये जो है कि प्रशांत महासागर में लहरों को उठाया, और लहरों को उठाने के साथ साथ क्या हुआ कि ये तटों की ओर बढ़ा, और तटों की ओर आप लोग जानते हैं कि इसकी स्थिति कितनी भयंकर होती है, कितनी खतरनाक होती है। तो ये तटों की ओर बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि यहीं पे इस तटों के आसपास जो है कि जापान का एक नाभिकीय षड्यंत्र था जिसका नाम आता है फुकुशिमा। क्या आता है, फुकुशिमा दाइची षड्यंत्र, दाइची षड्यंत्र। फुकुशिमा दाइची षड्यंत्र में क्या हुआ कि ये पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि जो षड्यंत्र केंद्र होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें जो है कि यूरेनियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक उसी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या हुआ था कि ये पूरी नष्ट हो गई थी। और आप लोग जानते हैं कि जब यूरेनियम की जो विकिरण होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो वो चारों तरफ फैल गया था, जिसके वजह से उस जापान को काफी नुकसान पहुंचा था, और उसकी आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से लगभग शून्य के बराबर हो गई थी। तो इस फुकुशिमा दाइची केंद्र में क्या हुआ कि रिसाव उत्पन्न हो गया। रिसाव उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ कि ये चारों तरफ जो है कि फैल गया, फैलने के कारण काफी तबाही हुई थी। ठीक, यानी कि जापान में जो ये आया था, ये आज तक का अगर मैं बात करूं तो सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक था। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो 20वीं सदी में भी इससे पहले एक खतरनाक भूकंप देखने को मिला था, जिसकी वजह से सुनामी आई थी, तो वो भी देखने को मिला था। उसका नाम मैं बता दूं आप लोगों को कि क्या है उसका नाम। उसकी नाम की अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन में 20वीं सदी में आया था, 20वीं शताब्दी में, जो चेर्नोबिल एक जगह आता है। क्या आता है, चेर्नोबिल एक जगह आता है, वहीं पे जो है कि उत्पन्न हुआ था। इससे भी ज्यादा वो भयंकर था, लेकिन ये जो है कि प्रेजेंट टाइम में जो है कि 2011 की अगर मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक जो है कि भयंकर था, यानी कि ये सर्वाधिक भयंकर था, जिसकी वजह से रिसाव होने के कारण जो है कि आपकी जो पारा होता है, पारा भी इससे निकला था। तो पारा जो है कि मछलियों ने खा लिया था, तो मछलियों ने खा लिया था, फिर इंसान ने मछलियों को खाया, जिसकी वजह से काफी मात्रा में वहां पे जो है कि तबाही उत्पन्न हुई थी। तो इस तरीके से जो है कि आपका सुनामी आता है।
कहाँ से उत्पत्ति होती है, यानी कि उसका मुख्य केंद्र क्या है, यानी भूकंप के तरंगों से इसकी उत्पत्ति होती है, जिसके कारण महासागरों में तरंगे उठती हैं और ये तरंगे जो है कि बड़ी भयंकर रूप ले लेती हैं तटों के आसपास, और तटों के आसपास रहने वाले क्षेत्रों को ये काफी प्रभावित करती हैं। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। आगे बात करते हैं। अब देखिए मैं बात करूं कि ये जो उत्पन्न कैसे हुआ था, ये जो जापान में जो भूकंप आया था ये उत्पन्न कैसे हुआ था। तो देखिए मैं बात करूं, इधर आता है आपका प्रशांतीय प्लेट, क्या है प्रशांतीय प्लेट, और इधर आता है आपका यूरेशियन प्लेट, क्या आता है यूरेशियन प्लेट। और इस यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण जो है कि यहाँ पे जापान वाले क्षेत्र में जो है कि जापान आप लोग जानते हैं कि तटों पे बसा हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ कि भूकंप उत्पन्न हुआ और 9.2 तीव्रता का भूकंप हुआ, जिसके वजह से जो है कि यहाँ काफी हानि हुई थी। अब मैं बात करूं कि जो आपका दाइची केंद्र आता है, फुकुशिमा दाइची केंद्र, ये पूर्ण रूप से मैंने बताया आप लोगों को नष्ट हो गया था और चीजें भी इसके बारे में बता दिया। अब बात करता हूं मैं कि भारत में सुनामी बर्निंग सेंटर कहां पे है, क्या है सुनामी बर्निंग सेंटर। तो यहां लिख सकता हूं सुनामी बर्निंग सेंटर, किसका, भारत का सुनामी बर्निंग सेंटर की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ता है आपका जो है कि हैदराबाद में। कहां पे है, हैदराबाद में, ठीक, ये हैदराबाद में है आपका। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि सुनामी से जो प्रभावित सर्वाधिक भारत के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले आता है आपका उड़ीसा, क्या आता है उड़ीसा, और दूसरा आता है आपका आंध्र प्रदेश, क्या आता है आंध्र प्रदेश। बताइए चीजों को आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं चीजों को बता रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। देखिए सुनामी को जो है कि मापन के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि सुनामी आने वाला है, तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब मैं बात करूं कि जो इसके उपकरण आते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इसके उपकरण आते हैं, एक आता है हमारा डॉट, क्या आता है डॉट, DOART डॉट। इसका जो मतलब होता है वो होता है डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, यानी कि ये क्या करता है कि ये जो समुद्रों में आने वाली सुनामी है उसका क्या करता है पता लगाता है, और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन तक ये क्या करता है कि खबर पहुंचा देता है, जो यानी कि जो सुनामी सेंटर हैं वहां तक ये खबर पहुंचा देता है कि इतने देर में आपका जो है कि सुनामी आने का चांसेस हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके दो भाग होते हैं, पहला होता है सुनामीटर और दूसरा होता है सिमलिंग एंड कम्युनिकेशन, जो है कि कम्युनिकेशन उपकरण, क्या है कम्युनिकेशन उपकरण, ये है, इसके दो भाग हैं सिमलिंग एंड कम्युनिकेशन उपकरण। और इसकी मैं बात करूं कि सुनामीटर क्या करता है कि भूकंप की पता लगा लेता है, क्या करता है भूकंप की पता लगा लेता है, समुद्रों में जो है कि गहराई में जो आते हैं हलचल होते हैं उसकी पता लगा लेता है। और सिमलिंग एंड कम्युनिकेशन उपकरण क्या है कि जब ये पता लगा लेता है तो इसको ये पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है, तो ये क्या करता है कि इसके आसपास का जो सुनामी बर्निंग सेंटर है वहां पे ये खबर भेज देता है कि आप लोग हो जाइए सावधान क्योंकि आने वाला है सुनामी। तो ये जो है कि सिमलिंग जो एंड कम्युनिकेशन उपकरण है, जिससे संचार का माध्यम कह सकते हैं कि ये भेज देता है, जिससे जो है कि पूरा हाई अलर्ट कर देता है। जो आसपास के महासागरों के आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे क्या करता है कि जो सुनामी बर्निंग सेंटर है वो आसपास के इलाकों को बोल देता है कि आप लोग सावधान हो जाइए क्योंकि लहरें उत्पन्न होने वाली हैं। अब थोड़ी सी मैं बात कर लूं कि जो भूकंपीय जोन क्षेत्र आते हैं उसके बारे में, जो सेस्मिक जोन की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, सेस्मिक जोन की, सेस्मिक जोन अगर इसकी मैं बात करूं तो भारत में 2010 से पहले मैंने बताया था कि 5 सेस्मिक जोन थे, लेकिन जो है कि बाद में क्या कर दिया गया कि 4 कर दिया गया। तो मैंने ये भी बताया था कि कौन कौन से हैं। तो 2 नंबर अगर मैं सेस्मिक जोन दूसरे नंबर की बात करूं तो ये आता है आपका, इसमें भूकंप क्षेत्र जो है कि 4 का आता है, और 3 में आपका 6 का आता है, 4 में आपका 8 का आता है, और 5
और 5 क्षेत्र में आपकी 9 तीव्रता की आती है। तो ये रहे आपके भूकंपीय जोन क्षेत्र। ठीक, तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। आगे बात करूं मैं कि जो है कि कुछ जैसे आपके हिमालयी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो भारत और नेपाल की सीमा वाला एरिया है, अगर उसकी मैं बात करूं तो सिक्किम में जो है कि एक बार भूकंप आया था जिसका तीव्रता अगर मैं बात करूं तो 6.7 तीव्रता का, कितना का 6.7 तीव्रता का सिक्किम वाले क्षेत्र में भी भूकंप आ चुका है, जो बहुत ही खतरनाक था। ठीक, तो आज जो है कि ये सुनामी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने करा दिया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में आपका जो है कि जो ज्वालामुखी आता है उसको लेकर। तब तक के लिए मैं यही कहूंगा, धन्यवाद और जय हिंद।